तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज फिर से आए हैं, आपके साथ हाज़िर हुए हैं। आज भी कुछ अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के काम के होने को मिलेगा, लेकर आए हैं। सबसे पहले हैं क्लाउड लेपर्ड के क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना, वो हम लेके आए हैं। 4 अगस्त को क्लाउड लेपर्ड डे हमने 4 अगस्त को ही धरातल पर। समझ लेते हैं सबसे पहले क्लाउड लेपर्ड्स क्यों कहाँ पाए जाते हैं, कौन-सी जगह हैं, है ना? कई जगह के हमने लेपर्ड्स, टाइगर्स, ना ऑपरेशन टाइगर हमने सुना। ऑपरेशन क्लाउड लेपर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। ऑपरेशन टाइगर को लेकर हमारे देश पे ऑपरेशन टाइगर भी चलता है। अब इसको कई लोग इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि ऑपरेशन टाइगर तो बंगाल में चला था। ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन लोटस, ये सब राजनीतिक व्याख्याएं हैं। अपन को दूर दूर कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अपन को जानकारी रखनी है तो किसके बारे में रखना है? क्लाउडेड लेपर्ड्स के बारे में बात जानकारी रखना है कि कहाँ पाए जाते हैं, लुप्त प्राय जीव क्यों हैं, इनके लिए कौन कौन से संरक्षण चीज़ें चल रही हैं, सरकार के स्तर पर क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? और ये इतने ज़्यादा अनविजिबल चीज़ें क्यों हैं? इतने ज़्यादा आप देखेंगे अदृश्य रहते हैं ये ज़्यादातर, क्योंकि दिखाई नहीं देते हैं। पाए जाते हैं कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट के जो जंगल है ना, बहुत घने जंगल हैं, बहुत सघन जंगल माने जाते हैं वहाँ पर। तो नॉर्थ ईस्ट के जो जंगल हैं उनमें पाए जाते हैं, कई राज्यों में पाए जाते हैं। असम है, अरुणाचल है, ठीक है? वहाँ पर बहुत सी जगह पे इनको देखा जाता है और ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में हैं कि ज़्यादातर वल्नरेबल जो में आते हैं, ठीक है? इनके साथ है क्यों क्यों कहा जाता है? सबसे पहले क्लाउड लेपर्ड ही क्यों कहते हैं हम? लेपर्ड बोल दें खाली। एक विशेष पहचान इसलिए है क्योंकि इनके स्किन पे जो है बादल की तरह निशान पाए जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो हम आपको मेंशन करेंगे, ये देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा है बादल की तरह छोटे-छोटे तरीके से? बादल देखते हैं ना ऊपर ऊपर क्लाउड, तो वो क्लाउड की तरह इस तरीके से इनके ऊपर क्या है, एक स्टिच रहते हैं, मार्क रहते हैं पूरी बॉडी पे, ठीक है? तो उस लिए इन्हें क्या नाम दिया जाता है? क्लाउड लेपर्ड्स नाम दिया जाता है। इनके लिए हम क्लाउड लेपर्ड्स डे कब मनाते हैं? 4 अगस्त को मनाते हैं। 4 अगस्त को ही एक कार्य योजना लागू हुई है, जो कि कब हुई? 4 अगस्त 2026 से 2036 तक 10 सालों के लिए हमने एक कार्य योजना, नई संरक्षण कार्य योजना मुख्यतः हमने एक लागू की है, लॉन्च की है। कि काम क्या है? किस जगह किस तरीके से काम करेगी? इसमें संस्थाएँ कौन-कौन सी हैं? तो भारत सरकार तो है ही। ठीक है? दूसरी कौन-सी है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस पूरी कार्य योजना को कौन-कौन लोग फंड कर रहे हैं? ये कर रहे हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जीईएफ, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएनडीपी, ठीक है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये पूरा का पूरा संरक्षण कार्यक्रम क्या है? 10 साल के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये क्लाउड लेपर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं, इनका वैज्ञानिक नाम नियोफेलिस न्यूबोलासा इनका जो है वैज्ञानिक नाम है। प्राकृतिक आवास इनका उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय वन। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उनमें इन सारी चीज़ों की व्याख्या होती है कि कहाँ उष्ण कटिबंधीय हैं, कहाँ उपोष्ण कटिबंधीय हैं, ठीक है? तो सारे के सारे हम देखते हैं ट्रॉपिकल वगैरह में कि किस तरीके से होता है। वो है कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वनों में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। सघन वन होते हैं। पूर्वोत्तर में भारत के राज्य जो हैं जैसे अरुणाचल है, असम है, मेघालय है, मिज़ोरम है, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जितने भी 7 सिस्टर्स हैं, उन 7 सिस्टर्स के जो जंगल हैं उनमें ज़्यादातर इसको क्या देखा जाता है, ठीक है? रात्रि के चर होता है ये, ज़्यादातर जो भ्रमण करता है, शिकार पे निकलता है, तो कब निकलता है? रात के समय निकलता है। अपन लोग कोई भी जो शक्तियाँ होती हैं उनको निशाचर बोल देते हैं। तो निशाचर तो नहीं बोलेंगे, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन रात्रिचर, रात में चलने विचरण करने वाले को रात्रिचर बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर क्या है? रात में भ्रमण करता है। दूसरी चीज़ इसके साथ क्या है कि आईयूसीएन की स्थिति में ये वल्नरेबल स्थिति में है ना? और वन्यजीव संरक्षण 1972 में संरक्षण के लिए ये क्या है? अनुसूची 1 में
लिस्टेड है, यानी कि हमारे यहाँ इसको प्रोटेक्शन कहाँ से मिल रहा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से इसको क्या मिल रहा है? प्रोटेक्शन। बात समझ में आ गई? पारिस्थितिकी की भूमिका क्या है कि शीर्ष शिकारी है, स्वास्थ्य वन परितंत्र का सांकेतिक प्रजाति है, यानी अगर ये आपको दिख रहा है उस समय ये मान के चल सकते हैं कि इस जगह पे चीजें ठीक ठाक हैं, हमारा एनवायरमेंट इकोलॉजी ठीक काम कर रहा है। फूड साइकिल अगर बिगड़ी तो फिर ये आपको वहां नहीं दिखेंगे। अगर ये नहीं दिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं दिख। ठीक है? तो ये सब चीज़ें क्यों हम इतना सब कुछ तामझाम करते हैं, इनको बचाना है, ये सब का इससे हमें नेचुरली एक ट्रैकिंग मिलती रहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अगर ये लोग थोड़ा-सा डिस्टर्ब हैं, इसका मतलब है इकोलॉजी डिस्टर्ब है, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होने से भी डिस्टर्ब। ठीक है? तो ये नेचुरल साइन होते हैं किसी भी जगह के, अगर ये लोग दिख रहे हैं यानी कि वहाँ पर क्या है? शीर्षकारी स्वास्थ्य वन परितंत्र सांकेतिक प्रजाति है। वहाँ पर क्या है? स्वास्थ्य वन संकेत मिलते हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इनका आवास क्या है? तो आवास, ह्रास और विखंडन, अवैध शिकार, इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें? इसमें है कि ये अवैध शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा है इनका। ठीक है? ये बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। इनके क्या है? डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है ब्लैक मार्केट में। और ब्लैक मार्केट में जब ज़्यादा डिमांड रहती है तो इनका शिकार भी होता है अवैध तरीके से। अवैध शिकार इनका बहुत ज़्यादा है। शिकारी प्रजातियों की कमी है ना? शिकार प्रजातियों की जैसे कि हिरन वगैरह ये जो खाते हैं, वहाँ हिरन नहीं पाया जाता ज़्यादा। वहाँ पर ये भी एक बड़ी चीज़ है, मैंने कहा फूड साइकिल के लिए। अगर कोई एक आदमी दूसरे आदमी पर निर्भर है, दूसरा आदमी मान लो ए बी पर निर्भर है, बी ही नहीं है तो फिर क्या है? ये भी अपनी निर्भरता किस पे थी? तो है नहीं। फिर ये धीमे-धीमे क्या हो गए? डायनासोर के साथ यही हुआ कि उनकी जो फूड साइकिल है पूरी तरह से खत्म हो गई थी। वो इतने ज़्यादा विशाल हो गए थे कि फिर कोई और चीज़ पेट नहीं भरता था और वो घास-फूस खाते नहीं थे, मांसाहारी थे। ठीक है? तो आप देखो मानव वन्यजीव संघर्ष और अवसंरचना विकास, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, क्लाइमेट चेंज का भी इनके ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। कई बार इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कई बार सूखा-सा रहता है मामला। ये क्या है? ये मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसका भी बड़ा इफ़ेक्ट है कि लुप्तप्राय जीवों में आ चुके हैं। इस संरक्षण की आवश्यकता है अब, ठीक है? हम कूनो नेशनल पार्क में टाइगर लाते हैं, ठीक है? और कई जगह पे चीता वगैरह सब कुछ का करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमारा एनवायरनमेंट स्वस्थ बना रहे, ठीक है? अब देखो यहाँ पर समयावधि हमने बताई 26 से 36 10 वर्षों के लिए है। क्लाउडेड लेपर्ड्स की आवास संरचना, जनसंख्या स्थिरीकरण तथा दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित करना है। दृष्टिकोण है परिदृश्य आधारित संरक्षण, ठीक है? और सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक हमेशा जब हम करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से हम क्या करेंगे? टाई अप करेंगे, तो यही लोग तो करते हैं। कई एनजीओ वगैरह इस तरह में इसमें काम करते हैं। कई जो हैं समाज सेवी संगठन हैं, जो हमेशा क्या करते रहते हैं, इसमें संलग्न रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, इनको बचाते रहते हैं, ठीक है? वो भी बहुत ज़रूरी है। घटक क्या हैं? आवास संरचना और पुनर्स्थापन करना, अवैध शिकार पर रोक लगाना, ठीक है? वैज्ञानिक अनुसंधान और मॉनिटरिंग करना, सामुदायिक जागरूकता और स्थानीय सहभागिता, नीति क्षमता निर्माण और संस्थागत समन्वय बहुत ज़रूरी है। ये जो 4-5 लाइनें हम बोलते हैं ना, आपको ये सब में डाल दिया करो। जब भी हम कोई इस तरह का वो करें ना, चर्चा करते हैं, ये कॉमन लाइनें हैं, ठीक है? सामुदायिक जागरूकता, नीति, क्षमता निर्माण, संस्थागत समन्वय, ये जो भी चीज़ें हम आपसे बात कर रहे हैं, ये आपको डाल देनी है। ठीक है? जब भी आप टाइगर के लिए बात करें, चीता के लिए बात करें, कोई ऐसी चीज़ हम जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में आ गई है या येलो लिस्ट में है, उन सब जगह पे आपको जब बचाव के सुझाव देने होते हैं, तो आपको क्या करना है, इसके बारे में बताना है और इन चीज़ों को डाल देना है। कॉमन है भाई, जागरूकता कॉमन है, वो हर जगह है, भाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अवेयरनेस तो हमेशा होनी चाहिए किसी भी टॉपिक पे, ठीक है? तो हितधारक क्या है? राज्य वन विभाग, अनुसंधान संस्थान, स्थानीय समुदाय, एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय भागीदार, सब में हितधारक हैं। अपेक्षित परिणाम क्या हैं? हम क्या-क्या अपेक्षा कर रहे हैं इन सबसे? सुरक्षित आवास, बेहतर निगरानी, मानव वन्य जीवन अस्तित्व और जलवायु अनुकूलन पारिस्थितिकी करना इसका उद्देश्य। देखो यहाँ पर कहाँ-कहाँ ये पाया कहाँ जाता है? देखो अरुणाचल, असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम और त्रिपुरा। ये पूरी 7 सिस्टर जो हमारी हैं, सब जगह ये पाया जाता है। क्लाउड लेपर्ड्स का प्रमुख वितरण क्षेत्र यही है।
अब देखो, आप वन्यजीव और उनके आवास का सम्मान करें, अवैध वन्यजीव उत्पादों का उपयोग ना करें, स्थानीय समुदायों के साथ संरक्षण में सहयोग करें, जागरूकता फैलाएं और जिम्मेदार नागरिक बने। बात समझ में आ गई? क्लाउड लेपर्ड्स के संरक्षण के लिए 4 अगस्त को हमने एक कार्यक्रम लॉन्च किया। 10 साल के लिए कार्यक्रम था। 3 पार्टनर हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यूएनडीपी है और जीईएफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है वो इसके सह पार्टनर हैं और तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? क्लाउड लेपर्ड्स को बचाने के लिए अभियान 10 साल के लिए क्या करना है? अब ये अभियान चला क्यों रहे हैं? जरूरत क्या है? ये अवैध शिकार बहुत, ठीक है, अवैध शिकार को रोकने के लिए संरक्षण जरूरी है। ये जो हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 172 है, मैं भी इसको प्राप्त है। आईयूसीएन की वल्नरेबल स्पीसीज में भी आप समझो कि ये संकटाप्रस्त में है, अगर लिस्ट में है, आपको बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। बचाना क्यों है? ताकि हमें अपने इकोलॉजी एनवायरनमेंट का पता लगे कि वो सारी चीज़ सब कुछ चल रहा है ठीक है? ये चीज़ें हैं। अगली चीज़ देख लेते हैं। अगली चीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा वायरस नया वायरस नहीं है, पहले तो आपको मैं बता देता हूँ। ये जो है ये एक आरएनए प्रकृति का वायरस है, ठीक है? डीएनए प्रकृति का होता है, एक आरएनए प्रकृति का होता है, एक में दोनों। डेंगू है, डेंगू आरएनए, मलेरिया है, वो दोनों कर लेता है, ठीक है? इसमें क्या है, जैसे हमारे पास वो था, पूरी दुनिया कहर मचा रखा था कोरोना, ठीक है? उसमें भी एक चीज़ होती थी, आरटीपीसीआर हम टेस्ट कराते थे। आरटीपीसीआर टेस्ट यहाँ भी होता था, लेकिन हम ये देखेंगे, ठीक है? हम ये देखेंगे कि जब आरटीपीसीआर टेस्ट इसमें हो रहे हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट में क्या होता है, जैसे डीएनए में कोई डीएनए वायरस है, तो हम खून का वो ले लेंगे, सैंपल ले लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, उससे डीएनए में पता लग जाएगा कि कौन सा वायरस है। ये डीएनए से नहीं क्या होगा, पता नहीं लगेगा। इसमें आप इसको हाईलाइट नहीं कर सकते हो डीएनए से। क्या करना पड़ेगा? ये आरएनए टाइप की प्रकृति का वायरस है, तो क्या करना पड़ेगा? आरटीपीसीआर। इसमें कई बार हम बलगम का टेस्ट करते हैं। आपने देखा कोरोना के समय नाक के अंदर वो एक तीली सी वो लगाते थे और उसमें से वो क्या निकालते थे, बलगम निकाल के चेक करते थे किस टाइप की, किस प्रकृति का वायरस है। आपने आरटीपीसीआर को बहुत उसमें रहा, कहीं भी पकड़ के आपका आरटीपीसीआर टेस्ट कर दे रहे हैं, साहब क्या है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है कोरोना, ऐसे है कोरोना, क्वारंटीन कर दो 14 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। समझ में आ गई? पहले अस्पतालों में क्वारंटीन किया। आप ये देखो, आपके देश बड़ा गजब है। जब इन्होंने देख लिया कि हाँ साहब, पहले जब बहुत ज़्यादा हाइप लगी, लोगों को बड़ा वो मिला, ट्रीटमेंट मिला कि साहब अब जो है लोगों में कोरोना वायरस फैल रहा है, तो इनको क्या किया जाए, क्वारंटीन किया जाए, इन्हें फल फ्रूट वगैरह सब कुछ व्यवस्था करी गई। बाद में पता लगा कि जब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, अस्पतालें फुल होने लग गई, सारी चीज़ें फुल होने लग गई, तो फिर क्या, आप घर में क्वारंटीन करो, टेस्ट कराओ, घर में क्वारंटीन करो, एक दवा दे देते थे और एक शीशी, और आपको एक वो, क्योंकि हमारे घर में भी कई लोगों को कोरोना हो गया था, तो उसमें मुझे पता है कि किस किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ आईं। कई लोग उसमें शहीद भी हुए एक तरह से, है ना? कई लोगों का स्वर्गवास भी हुआ उस पूरे पीरियड में। था, पूरी दुनिया पे एक भयावह आपदा थी, लेकिन हम किसी तरीके से और मजबूती से होकर निकले हैं। और भारत के साथ अच्छी चीज़ ये थी कि भारत ने खुद का एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने किया था कोरोना के समय। चांदीपुरा वायरस के साथ क्या है कि चांदीपुरा वायरस 1965 में महाराष्ट्र में पाया गया, चांदीपुरा गाँव है। जनरली कोविड-19 क्यों कहते हैं? 19 में क्या हुआ? वुहान वायरस भी बोलते हैं कोरोना वायरस को, क्योंकि वुहान सिटी से ज़्यादातर मानते हैं लिंक है उसको, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादातर जहाँ पे जिस जगह पाया जाता है पहली बार, जहाँ इंटरसेप्ट हो जाएँ चीज़ें, वहाँ पर उसका नाम दे दिया जाता है। जैसे इसमें चांदीपुरा क्यों रखा गया? चांदीपुरा कोई चांदी से बना हुआ वायरस थोड़ी है। चांदीपुरा एक गाँव है, महाराष्ट्र में नागपुर है, नागपुर में ही वहाँ पर सबसे पहले 1965 में ये पाया गया था। उसका नाम ही दे दिया गया था चांदीपुरा। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई ज़्यादा तनाव नहीं लेना है कि चांदीपुरा क्यों है, कैसा है, ठीक है? दूसरी चीज़ इसके साथ क्या है, ये पहली बार 1965 में महाराष्ट्र में मिला,
यह मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है, बड़ों में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मुख्य रूप से क्या है इसका टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है? टारगेटेड ऑडियंस इसकी बच्चे ही हैं। तो बच्चों में क्या होता है वैक्सीनेशन कराना होता है समय पे और अचानक उच्च बुखार आता है। तीव्र इंसेफे इंसेफेलाइटिस का कारण बनता है। इंसेफेलाइटिस क्या है? तो आपने जैसे ही कोई चीज़ हम इम्यूनेट हुए उससे, तो संपर्क में आए, संपर्क में आने के बाद मतलब में किसी ने काटा। अब काटने के लिए पैडलर कौन है इसमें? सैंड फ्लाई है। कई जगह मच्छर होते हैं कई। इस वाले वायरस में जो मुख्य जो का नाम से वो है माध्यम है, वो कौन है? सैंड फ्लाई। पैडलर कौन है? सैंड फ्लाई है। सैंड फ्लाई ने काटा आपको, आपको ये वायरस से आप संक्रमित हुए, ठीक है? संक्रमित होने के बाद फिर क्या होता है आपको तेज बुखार आ जाएगा। तेज बुखार होने से क्या हो जाएगा? आपका जो बुखार है, वो कहाँ चढ़ जाएगा? सीधा दिमाग पे चढ़ता है। दिमाग पे क्यों? आँखों में सूजन आ जाती है। कोशिकाएँ हैं, सबसे छोटी होती है बॉडी की, वो क्या सेल है। सेल के बाद क्या है? ऊतक बनते हैं। सेलों का समूह ही तो ऊतक है। ऊतकों में क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है, ठीक है? उससे क्या हो जाता है? व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। कई तरह की दिक्कतें हैं, वो आप कारण भी समझेंगे, उसके लक्षण भी समझेंगे और बचाव के उपाय भी समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखो आप, वंश कौन-सा है? फैमिली, है ना? वंश है ये बेसिकुलो वायरस इसको बोलते हैं। इसकी जो चांदीपुरा वायरस को बेसिकुलो वायरस भी बोलते हैं। प्रजाति है चांदीपुरा वायरस। जीनोम है नकारात्मक सेंस सिंगल स्ट्रेट आरएनए बोलते हैं इसको, ठीक है? और आवरण युक्त है वायरस, है ना? और आकार है 100 से 150 एनएम, ठीक है? तो ये पूरी की पूरी इसकी बनावट संरचना आपने देख ली। आप यहाँ देख रहे हैं, ये है, ये वायरस है, प्रोटेक्शन लेके घूम रहा है, ठीक है? ऊपर आपने कई बार कोरोना में बहुत सी चीज़ें मुझे इनोवेशन बहुत सा लगा। कोरोना में अवेयरनेस फैलाने के लिए कैसी-कैसी चीज़ें हो रही थी, वो आप देख रहे होंगे। सारी चीज़ें तो बंद थी लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें आपको क्या हो रही थी, सर्कुलेट हो रही थी। वो चीज़ें देखो। मुख्य वाहक जो हमने बताया आपको, सैंड फ्लाई है, ठीक है? ट्रांसमिशन कहाँ से हो रहा है? तो हो रहा है सैंड फ्लाई से। वैज्ञानिक नाम मुक्का काटने से मानव में संक्रमण होता है। संभावित अन्य स्रोत क्या है? संक्रमित व्यक्ति का रक्तस्राव, दूषित वातावरण इसकी संभावना थोड़ा कम है, लेकिन आप सोचो कि 2-3 तरह से ये फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के ब्लड से अगर आपके सैंपल वो हो रहे हैं तो भी सैंड फ्लाई के काटने से, ठीक है? संक्रमित सैंड फ्लाई है उसके काटने से। वायरस शरीर में प्रसार जैसे होगा, ठीक है? रक्त मस्तिष्क अवरोध को पार कर मस्तिष्क में प्रवेश करेगा और मस्तिष्क ऊतकों में सूजन और क्षति से तीव्र इंसेफेलाइटिस पैदा कर देगा। जिससे क्या होगा? मैंने बताया ना, तेज बुखार, ऊतकों में सूजन आएगी, तो आप इससे संक्रमित हो जाएँगे और आपको क्या है? दिक्कतें होने लगेंगी, ठीक है? और आप देखो तेज बुखार, उल्टी, दौरे, चिड़चिड़ापन, तीव्र इंसेफेलाइटिस, कोमा और यहाँ तक कि मौत तक हो सकती है। और इसके अभी मैं आंकड़े बताऊँगा आपको। कोरोना में तो चूँकि क्या था, मास लेवल पे लोग संक्रमित हो गए थे क्योंकि वो कहाँ से? खाँसी से फैल रहा था, छूने से फैल रहा था, ठीक है? तो इसमें क्या है, इसमें अगर वायरस है किसी के साथ, उसके आंकड़े देखो आप, उसका रेशियो देखो, मौत का रेशियो, तो आप हिल जाएँगे। मुख्यतः 1 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं, उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड रहते हैं, ठीक है? इसके लिए रोकथाम के उपाय क्या हैं? उपचार क्या है? ठीक है? तो उपचार है, कोई विशिष्ट एंटीवायरस दवा उपलब्ध नहीं है अभी तक। सबसे बड़ी बात 1965 में मिला था। अभी तक हम इसकी कोई भी दवा नहीं बना पाए हैं। केवल लक्षणात्मक और सहायक उपचार हैं। बुखार प्रबंधन, पैरासिटामोल ले लो, ठीक है? दौरे नियंत्रण के लिए एक दवा ले लो, तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोल संतुलन के लिए बनाने के लिए ले लो। ऑक्सीजन और वेंटिलेटरी सपोर्ट, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो वेंटिलेटर पर लेट जाओ। लेकिन कोई भी ऐसा इलाज इसके लिए अभी तक क्या नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है चांदीपुरा। और अभी क्या हुआ, 2026 में बनासी काठा पाटन में कई 1 से 19 वर्ष की आयु में जो है 4 अगस्त 2026 तक 22 बच्चों की मौत, ठीक है? तो ये बहुत कंसर्निंग है। इसमें मौत बहुत जल्दी होती है, तो बच्चे होते हैं। बच्चों में सबसे पहले पहले क्या हो जाता है?
तो जैसे ही संक्रमण हुआ तो फिर बच्चों का बचना लगभग, इसमें रेशियो बहुत तगड़ा है, आधे से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। अगर 100 लोग इन्फेक्टेड हैं तो 50 की मौत। इस तरीके के आंकड़े हैं, रिकॉर्ड है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। और इसकी क्या है, इसकी कोई भी अभी तक क्या नहीं है, वैक्सीनेशन हुआ, वैक्सीन बनी नहीं है। और वैक्सीन नहीं बनी है तो जैसे पोलियो होता था पहले, तो पोलियो की वैक्सीन आ गई, बच्चों में छोटों में ही 2 बूंद जिंदगी की लगा देते हैं। वो क्या है, बहुत कम, सोचो पोलियो फ्री होने वाला है, ठीक है। तो अगर कोई चीज की दवा ही नहीं बन पाई, जैसे हमारे पास अभी उसकी दवा नहीं है, एड्स की दवा नहीं बन पाई, ऐसी वैक्सीन नहीं पाया कि एड्स होने से पहले ही हम लगा दें तो एड्स, तो हमने क्या नहीं, एक ऐसा इम्यून सिस्टम तैयार ही नहीं कर पाया। जब तैयार नहीं कर पाया तो इम्पैक्टेड होंगे जिस दिन, उस दिन बड़ी दिक्कत होगी। सेम इसके साथ है, 22 बच्चों की मौत हुई है, ठीक है, अचानक उच्च बुखार के बाद 24 से 48 घंटों में स्थिति गंभीर हो सकती है और मौत भी हो सकती है। बड़ी दिक्कत थी जब चांदीपुरा वायरस नया नया फैला, 90 के दशक में कहर मचाया इस बार। और अच्छी चीज वायरस के साथ तो मुझे लगती है अभी तक हम कोई भी इस तरीके का वो बना नहीं पाए हैं। निदान के लिए सबसे पहले आरटीपीसीआर, रक्त सीएसएफ नमूने में वायरस आरएनए की जांच, आईजीएम, एलिसा एंटीबायोटिक का पता लगाने के लिए, वायरस आइसोलेशन के लिए विशेष प्रयोगशाला है, और न्यूरो इमेजिंग मस्तिष्क सृजन की जांच में सहायता है। सबसे पहले क्या है, सैंड फ्लाई नियंत्रण के लिए काम करें आप, है ना, स्प्रे से क्या करें, सारी की सारी सैंड फ्लाई को बाहर फेंकें। परिसर में स्वच्छता बनाए रखें, इस बात का साफ सफाई विशेष, साफ सफाई नहीं होगी तभी तो आएगी सैंड फ्लाई, और अगर साफ सफाई होगी तो क्यों आएगी, ठीक है। मच्छरदानी वगैरह का उपयोग करें, बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरे कपड़े पहनाएं, बुखार वाले बच्चों की जल्द पहचान करें और स्वास्थ्य केंद्र से तत्काल संपर्क करें। ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये वायरस एक बार आपकी बॉडी में घुसा, और बॉडी में घुसने के बाद 24 से 48 घंटे का मामला है पूरा। पता चला कई कॉमन कोमा में चले जाते हैं, बुखार है, ऊतक में सूजन आई, मस्तिष्क काम करना ही बंद कर देता है। अब मस्तिष्क काम नहीं, लड़का पड़ा है कोमा में, कोई वो नहीं है, कोई इलाज भी नहीं है, पैरासीटामोल खिला लो आप, बुखार नहीं आ रहा है, वो ऊपर है दिमाग पे, कहते हैं दिमाग पे बुखार चढ़ गया है। वो सारी की सारी दिक्कतें इसके साथ अभी तक देखने को मिलती हैं, और इसका रेशियो बड़ा खतरनाक है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। और अब देखें आप, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है इसका, एशिया में पाया जाता है, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि में पाए जाते हैं। डब्ल्यूएचओ और आईसीएमआर निरंतर निगरानी और अनुसंधान पर कार्यरत हैं, इसमें वैक्सीनेशन के हम करीब हैं। आईसीएमआर, एनआईबी पुणे द्वारा निगरानी और परीक्षण को मजबूत करना, राज्य सरकारों को अलर्ट और स्वास्थ्य सलाह जारी करना, संवेदनशील क्षेत्रों में सैंड फ्लाई नियंत्रण कार्यक्रम तेजी से चलाना, ये भारत के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए करें क्या हम, सबसे पहले तो हमने वही बताया, अवेयरनेस फैलाएं, बच्चों में साफ सफाई रखें, आसपास कोशिश करें कि सैनिटाइज या किसी तरह की चीज़ें आ ही ना पाएँ, हम के लिए उपाय करें। बच्चों में अगर कोई चीज़ जैसे तैसे संपर्क में आ गया तो उसको तत्काल क्या करें आप, अस्पताल से संपर्क करके रेफर करके उसको भर्ती कराएं, ताकि बच्चों में इन्फेक्ट होने से, पूरे शरीर में जाने से पहले चीज़ क्या है, फैलने से रोकथाम या नियंत्रण किया जा सके, कोशिश की जा सके। बात समझ में आ गई? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो चांदीपुरा वायरस से रिलेटेड हैं। अगली चीज़ देख लो आप लोग। अगली चीज़ है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई ऊर्जा देने के लिए कई कंपनियों ने क्या किया है, भारत सरकार के साथ एमओयू साइन किया है, और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कई कंपनियों ने किया है, जिसमें आप देखो कैश फ्री पेमेंट है ना, ड्रॉन डायनामिक है जो कि एआई की बहुत बड़ी कंपनी है, कल्चर इंडिया है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड अपन लोग यूज करते हैं, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये डिजिटल भुगतान की बड़ी कंपनी है, कैश फ्री पेमेंट, है ना, कास्ट 24, ऑटो टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिस्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से स्टार्टअप को सही करने वाली कंपनी है। के बाद एक और है, काउंसिल फॉर स्टार्टअप इंडिया,
मेंटरशिप, इंडस्ट्री कनेक्ट और इन्वेस्टमेंट अवसरों तक पहुंच बढ़ाने में करती है। पांचों कंपनियों ने क्या किया है, अभी डीपीआईआईटी के साथ एमओयू साइन किया है। इनका काम है स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक नया बेंचमार्क सेट करके देना, एक भारत में उसकी लहर क्या कर देना, दौड़ा देना। जैसे यूपीआई काम करता है हमारा, उसी तरीके से हमारा बिजनेस स्टार्टअप इकोसिस्टम भी काम करे। जितने भी नए लोग आना आना चाह रहे हैं, चूंकि आप देख रहे हो रोजगार के लिए, अभी शिक्षा के लिए काम हुआ है इस देश में, इतने आंदोलन हुए हैं, पहले रोजगार के लिए भी लोग आएंगे। उनको रोजगार पर सड़कों पे आने से पहले रोजगार की व्यवस्था करनी है, कम से कम हमें एक इकोसिस्टम तो बनाना पड़ेगा। सिंगल विंडो हमने सिस्टम किया, सारी चीज़ें करी, इस देश में बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अब क्या हो रहा है, वो बबल फट रहा है, और वो बबल फट रहा है उससे पहले उनको देने के लिए सरकार बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, युद्ध स्तर पर काम कर रही है। बिल्कुल आप समझ लो कि वॉर मोड पे है। ठीक है, तो उसके लिए ये काम किए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे का क्या काम है कि भारत के स्टार्टअप को सशक्त बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना, उद्यमियों के लिए विकास के नए अवसर सृजन करना, सारी की सारी चीजें आप देखो, इसके लाभ हैं। अब इसके लाभ क्या क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक बेहतर पहुंच हो जाए, उन्नत तकनीक और टूल का उपयोग किया जाए, मेंटरशिप और इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मार्गदर्शन मिल जाए, निवेश और फंडिंग के नए अवसर खुल जाएं, तेजी से स्केलिंग और ग्लोबल मार्केटिंग तक पहुंच हो। तब जाके हम क्या कर सकते हैं, इन पांचों पिलरों के आधार पर ही हम इकोसिस्टम बना सकते हैं स्टार्टअप्स के लिए। नए स्टार्टअप्स जितने भी हैं, कई स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने हैं, तो भूलना नहीं चाहिए, वो बच्चे ही हैं, कई एजुकेशन सेक्टर में आए हैं, है ना। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि देश में यूनिकॉर्न बनेगा तो रोजगार सृजित होंगे, और अगर रोजगार सृजित होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, के बाद फिर क्या होगा, भारत की जो हमारी डिविडेंस है, जो हमारी यूथ है, सब लोगों को उनके हाथ में रोजगार होंगे, कि देश और अच्छे ड्राइव कर सकता है, दुनिया कर सकता है। दोस्त भूखे पेट कुछ नहीं होता है, ये भी आप जानो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि सरकार अपने स्तर पे क्या कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। बात समझ में आ गई। अब देख लो आगे का आखिरी जो है, आज हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं तीन चार चीजें लेकर, है ना। ई कोर्ट्स मिशन के ऊपर बात कर रहे हैं। ई कोर्ट्स मिशन क्या है, तो ज्यादातर कोशिश ये हो रही है कि अब जितने भी मामले हों उनके निपटान के लिए हम क्या कर सकते हैं, ई कोर्ट का क्या करते हैं, आयोजन करने की कोशिश है। और इसके लिए कई हाई कोर्ट्स ने अपनी सहमति दी है, और वो इस पर क्या कर रहे हैं, सुनवाई भी उन्होंने चालू कर दी। अब हो क्या रहा है, 11 हाई कोर्ट्स हैं इसमें, दिल्ली है, बॉम्बे है, मद्रास है, कलकत्ता, इलाहाबाद, पंजाब, जो बड़े बड़े हैं, कर्नाटक, केरला, गुजरात, राजस्थान और पटना हाई कोर्ट हैं, जिन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग चालू करने वाले 11 हाई कोर्ट्स बन गए हैं। लाइव स्ट्रीम से आपका केस की सुनवाई होगी, और लाइव स्ट्रीमिंग कैसी होगी, एक केस की सुनवाई चल रही है, समझो आप, हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं, आप तक लाइव जा रहा है, कोई रिकॉर्डेड नहीं है, कोई सिलेक्टिव नहीं है, अब वहां पे हियरिंग हो रही है। इससे क्या, हमने बताया था पिछली बार कि अब जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, और ट्रांसपेरेंसी का इससे बढ़िया उदाहरण तो कम से कम कोई चीज नहीं हो पाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, वहां से मुलजिम खड़ा हुआ है, यहाँ जज साहब खड़े हुए हैं, बीच में वकील खड़े हुए हैं, सब लाइव जा रहा है, कोई भी दलील हो रही है, तो इसमें क्या है, अब एक कोर्ट की दलील पूरा देश सुन रहा है। अगर वहां पर जज साहब की कोई चीज मिली भगत पाई जाती है, वहाँ 50 हाई कोर्ट 50 कोर्ट्स और भी हैं, 50 वकील भी हैं, 100 वकील भी हैं, हजारों वकील भी हैं। आपको फिर वहाँ पर क्या है, आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से डिसीजन देना पड़ेगा, हियरिंग सुन। बात समझ में आ रही, तो फिर बहुत ठीक है। 31 वर्चुअल कोर्ट्स लगाए गए हैं ट्रैफिक चालानों और ऑनलाइन निपटान के लिए। ठीक है, ये भी बहुत सही चीज है। अब पता चला वहां से हम वहां से कागज मंगाएं, सारी चीजें मंगाएं, तो क्या है, यहाँ तक आने आने में बड़ी दिक्कत होगी। वहीं बैठ जाओ, आप बताओ, हाँ चलो खड़े हो जाओ, मोबाइल चालू कर लो, लैपटॉप चालू कर लो, अब बताओ क्या था, अब ये चालान था, इन्होंने ऐसे ऐसे ऐसा किया, क्या करना है, तो बस मिलेगा आप, तारीख पे तारीख वाला मामला था, वो सब डाउन हो जाएगा। ठीक है,
11 हाई कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग चालू है। कार्यवाही की पारदर्शिता को पहुंच को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य यही है। ई कोर्ट्स मिशन जिसका मिशन यही है कि ज़्यादातर लाइव स्ट्रीमिंग की जाए जो कोर्ट्स में केस चल रहे हैं। ठीक है, 11.33 करोड़ चालानों का निपटारा है। 11,035.79 करोड़ मूल्य के चालान निपटाए गए हैं। पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया है। ठीक है, अब इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो मैं बात कर रहा हूँ। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और दक्षता एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जन सुविधाओं और न्यायिक तक पहुंच आसान हो जाएगी। समय और लागत की बचत हो जाएगी। कागज रहित और पर्यावरण अनुकूल सारा का सारा प्रोसेस हो जाएगा। ये कितनी अच्छी चीज हो रही है देश में। कुछ चीजें ऐसी हो जरूरी हो, और उन ज़रूरी चीज़ों में ये चीज़ बहुत ज़रूरी, बहुत सी चीज़। ठीक है? तो ई कोर्ट मिशन इस तरीके मिशन मोड पे काम कर रहा है, इसीलिए इसका क्या नाम है? ई कोर्ट्स मिशन। ठीक है? आप समझ में आ गई? तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, ये थी आज की क्लासेस। कल फिर मिलेंगे। आज थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैं तैयार नहीं था। करूँगा। कल से आपसे फिर से बहुत अच्छे तरीके से के साथ जुड़ के मज़ा आएगा। ठीक है? तो कल तक के लिए फिर से